राम राम सा बेडारी बातें का मैं जितना भी पशुपालक भाई किसान भाई कार्यक्रम ने देख रहा है मां सगलों को मैं स्वागत करूं। और भाई बहन आपसे गला जानूं कि अपनी भारत के मायने दो संस्कृति हैं, आर्य संस्कृति और द्रविड़ संस्कृति। द्रविड़ संस्कृति को जोर जटे कृषि पर रही हो, बटे आर्य संस्कृति को जोर रही हो पशुपालन पर। और भारत के मायने सौ पहली पशुपालन यो तो भी के मायने भेड़ नहीं पालन करो गयो भी नहीं पाड़ो गयो, क्योंकि भेड़ एक इनको जिनावर है जिसको ऊन भी दे है, खाल भी दे है और भी जमाना का मायने कपड़ा हुआ को नहीं करता, तो बिका खाल नहीं और बिकी ऊन नहीं वह आपका शरीर ने ढकवा में काम लेता, साथ साथ भी मांस है दूध को उत्पादन भी होतो। अपने भारतीय संस्कृति भेड़ सु भिन्न है ही को नहीं। आप यदि अपना धर्म का मायने प्रवेश करा तो धर्म में भी एक दुआ आवे कि अजा सहेली ता रिपु ता जननी भरतार ता के सुत के मित्र को भजिए बारंबार। अजा नाम है बकरी को और बकरी की सहेली है भेड़। अजा सहेली ता रिपु और भेड़ को दुश्मन है भरबूट को काटो, क्योंकि वो बिकी ऊन में लाग जाए तो पासू निकले को नहीं, निकले तो बिकी ऊन में भी उपाड़ ले। तो अजा सहेली ता रिपु ता जननी भी दुश्मन की भरबूट की जननी कौन है? मां धरती। ता जननी भरतार, धरती को भरतार कौन है? इंद्र। इंद्र जब बारिश करे जब धरती का गर्भ से संतान पैदा हुए। ता जननी भरतार और ता के सुत इंद्र को बेटो कौन है? अर्जुन। ताके सुत के मित्र अर्जुन को मित्र कौन है? कृष्ण भगवान। भजिए बारंबार, तो कृष्ण ने बारंबार भजो तो आप कृष्ण तक अपनी आध्यात्मिक शक्ति ने पुगावा। तो आप भेड़सू या त्रिवेणी चाले आपने चाहे भीलवाड़ा जिला को बागोर गांव देख लो, चाहे हनुमानगढ़ जिला को कालीबंगा देख लो, बटे आप जब उत्खनन करो तो आपने पशुपालन का पर्याप्त उदाहरण मिले, पर्याप्त चीजें मिली। और वह इशारो करे कि भेड़ अपनी भारतीय पशु जो को संस्कृति है भी कमायने अपनी अर्थव्यवस्था ने बढ़ापा में बहुत महत्व योगदान दियो है। तो आओ भाई बना आज आप ई विषय की बात कर आज को आपने विषय रेसी भेड़ सु का उत्पाद है विशेष रूप से दूध और मांस से को मूल्य संवर्धन आप किया करा और बी की जानकारी लेकर आपने विषय पधारे है डॉक्टर अरविंद जी सोनी साहब जिका अविका नगर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के मायने वैज्ञानिक है और आज आपने स्टूडियो में पधारे है। तो भेड़ानी बात में अरविंद जी आप गणमान्य स्वागत है सर। धन्यवाद गजेंद्र जी और सभी किसान भाइयों बहनों को जो राजस्थान में भेड़ पालन कर रहे हैं उनकी मेरी राम राम सा। वाह सोनी जी आपने देखा तो आपने जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जनजीवन है, भारतीय परिवेश है, एक हमारे भेड़ पालन को कतोक महत्व है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनावा में भेड़ कितनी भूमिका निभावे? बिल्कुल, देखिए जो राजस्थान में और भारतवर्ष में एक भेड़ पालन है वो मुख्य रूप से भूमिहीन सीमांत किसान, गरीब किसान, मजदूर वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो आज वर्तमान युग में है ये चीज़ें परिदेश में चेंज हो रही है, क्योंकि ना केवल भारतवर्ष पे बल्कि विश्व पटल पे एनिमल जो प्रोटीन है जिसकी मांस की बात करें उसकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो जो सरकारें भी ये चाह रही हैं कि हम अपना उत्पाद अपने ही देश में पैदा करें और ये उत्पाद जो भेड़ों से उत्पाद मिल रहा है मांस और दूध वो अपने देश में पैदा करने के लिए हमें इनकी संख्या बढ़ानी होगी। तो इसी तरह गवर्नमेंट की कई स्कीमें भी हैं जो इसमें चल रही हैं और इस वजह से भेड़ पालन जो पहले परिदेश में था वो अब बिल्कुल चेंज हो गया है। अच्छा, तो जी हाँ बार पिछला काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं। हाँ, तो आदरणीय परम श्रद्धेय अपना प्रधानमंत्री मोदी जी है वे भी आपका हर संबोधन में एक बात यह कह रही है कि आपने खुद के उपजाऊ कोई चीज़ें पैदा करो और आपने जी चीज़ें हैं बा नहीं खरीदो, बा नहीं आप काम में लो। अपना बात करा आप राजस्थान तक, ये बात पूरा भारत की होनी चाहिए, लेकिन आप अपना राज्य की बात करा। आपनो राज्य राजस्थान है जो कुछ ज्यादातर डेजर्ट है, रेगिस्तानी इलाका है और ई रेगिस्तानी इलाका में आप देखा तो भेड़ पालन शू ज्यादा अगर कारगर, क्योंकि आपने खेती को इलाको कम है लेकिन चारागाह खूब पड़ा है। आपने को लाखा बीघा के मायने ओरण पड़ा है, बीड़ पड़ा है, कासाजियां फोगड़ा आकड़ा पैदा कर बड़ो रेगिस्तान है जो भेड़ को मुख्य चारो है। तो राजस्थान में कति ज्यादा महत्व बनाएगा? जी बिल्कुल, राजस्थान की जो जलवायु परिस्थिति है वो भेड़ पालन के लिए बिल्कुल अनुकूल रखती है। तो इस जलवायु परिस्थिति में हम भेड़ पालन कर सकते हैं। और जो राजस्थान में जो भेड़ पालन है वो मुख्य रूप से एक ऊन के लिए किया जाता है। दूसरा जो मेन भेड़ पालन है वो है मांस के लिए, क्योंकि किसी भी पशुपालक भाई जो भेड़ रख रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है भेड़ रखने के लिए। तो भेड़ का जो मेन जिससे हमें आमदनी प्राप्त होती है उसमें हम कहें 90% तक उसमें जो उसके मांस को बेचने से ही आमदनी प्राप्त होती है। तो भेड़ पालक को ये पता होना चाहिए कि जो मेरा मांस के लिए मैं भेड़ रख रहा हूँ उसको मुझे किस उम्र तक उसको पालनी है। बिल्कुल। तो 6 से 7 महीने उसकी पालन की अवस्था होती है, भेड़ पालन की अवस्था कि 6 से 7 महीने तक मैं उसको फार्म पे पालूं और उसको एक मार्केट में निकाल दूं। तो उसके लिए उसको उसकी अच्छी खिलाई पिलाई भी जरूरी होती है, क्योंकि उसका उद्देश्य पता है कि मुझे इसके लिए मांस के लिए पालनी है और किस उम्र तक रखना है। जैसे हम मुर्गी पालन में भी देखते हैं कि कुछ एक निश्चित आयु तक ही वो मुर्गी पालन जो ब्रॉयलर पालन होता है वो रखता है,
उसके बाद वो मार्केट में निकाल देता है। यही चीज़ हम अपने को भेड़ पालन में भी अपनानी पड़ेगी राजस्थान में। वाह, बिल्कुल आप सही बात बता रही हो कि जी आप अब बात ही आज आई कर रही हैं, जो भेड़ों को जो उत्पाद है, चाहे मांस है, दूध है, भी को मूल्य संवर्धन किया वह अपन उचित मूल्य मिले। और जो को व्यवसाय आप कर रहे हैं बिके मायना अपन अगर उचित मूल्य नहीं मिलो तो वो व्यवसाय कहीं काम को है। तो निश्चित रूप से अपन जोड़ बाकी को पूरा ध्यान रखता हुआ कदम बढ़ाना चाहिए। और भेड़ एक इनको जानवर जी का हर एक अंग काम आवे भी कि ऊन सु आपने राजस्थान की संस्कृति का मैंने एक बहुत बड़ी मुकाम रखा, एक पट्टू जिसको जैसलमेर को प्रसिद्ध है, राजस्थान को पश्मीना भी कहा। आपने जैसलमेर की बरड़ी है, वह भी बहुत महत्व है, को चमड़ो भी काम आवे, को मांस भी काम आवे, को दूध भी काम आवे। लेकिन आप विशेष रूप से आज बात करते हैं दुग्ध और मांस की। सोनी जी आप देखा तो इसका कई उत्पाद वैसे गए, हर एक अंग को काम आवेगा, खुर तकात काम आवेगा, सिंग तकात काम आवे। लेकिन विशेष रूप से देखा तो उसको दूध है ने एक मैंने फैट भी ज्यादा मात्रा में पाई जाए। और आप अगर भैंस का दूध को आप 1 किलो दूध को मावो बनावा तो पाव बेट सी, और लरड़ी का अपने लरड़ी के बैठ ने अगर भी को मावो बनावा तो आधा किलो का करीब बैठे, बहुत गाढ़ो दूध भी है। तो एक दूध की गुणवत्ता कितनी महत्व है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसके लिए आपका धन्यवाद। पहले मैं बताऊं जो भारतवर्ष में और राजस्थान में भी जो दूध के लिए ना मुख्य रूप से गाय और भैंस पे जोर है। लेकिन जो भेड़ पालन है उस भेड़ पालन का दूध का एक अलग ही महत्व है। इसका ये दूध नहीं, मैं इसको कह सकता हूँ ये दवाई है। बिल्कुल। तो जो ये दूध है, अगर इसकी हम संरचना की बात करें तो कहते हैं कि दूध इसका गाढ़ा होता है। तो ये गाढ़ा होता है, इसकी वजह है इसमें कुल ठोस पदार्थ। तो इसका जो कुल ठोस पदार्थ है वो इसमें करीब 15 से 20% होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि इसमें मावा ज़्यादा बैठता है, तो इसका कारण यही है कि हम इससे जो भी उत्पाद बनाएं भेड़ के दूध से, वो अगर गाय और भैंस के दूध में, गाय के दूध में बैठेगा 1 किलो से 150 ग्राम, 140 ग्राम, भैंस के दूध से 180 ग्राम। वही उत्पाद भेड़ के दूध से अगर बनाया जाए तो 220 ग्राम, 230 ग्राम 1 किलो में बैठ जाता है। और हम अगर इसकी संरचना की बात करें तो उसमें जो वसा होती है, इसमें वसा होती है 6 से 10% तक वसा होती है। वेरी करती है कि इसकी खिलाई पिलाई कैसी की है आपने। इसके अलावा इसमें प्रोटीन 5 से 6% तक प्रोटीन होता है, और इसमें दुग्ध शर्करा 4 से 5% दुग्ध शर्करा होती है। लेकिन इसका जो कुल ठोस पदार्थ बोलते हैं वो ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो उत्पाद मिलते हैं वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। देखियो जाए तो आप भेड़ ने आप खुला कमाई चरावा, आप रुई कमाई चरावा, भेड़ कमाई, जंगल कमाई और उनमें चरावा। तो बटे कहीं के तरह तरह की औषधियां भाई आपने कहावत चाले कि ऊंट छोड़ो ढाक, ऊंट छोड़ो आक और भेड़ छोड़ो ढाक। भेड़ है की ढाक को निकाय, ऊंट है वो आंकड़ों को निकाय। अब आ भेड़ आंकड़ों भी खाई है, धतुरो भी खाई है, बरबूटो भी खाई है, मुकड़ो भी खाए, गूंदरो भी खाए, फोगड़ो भी खाए, गोखरू भी खाए। ज्यादातर विशेष रूप से ये रेगिस्तानी इलाका का मैंने औषधीय पौधा अश्वगंधा जियान का है वही पाया जाए। बन खाए तो बय का दूध के मैंने औषधि गुण भी भरपूर मात्रा में। बिल्कुल। मैं तो गांव को रे बड़ू देखो कई बार कि कोई को हाथ फ्रैक्चर होगो या पग फ्रैक्चर होगो, हड्डी फ्रैक्चर होगी तो बिका लरड़ी का दूध की मालिश बतावे, और लरड़ी को दूध को मालिश करे तो बिको वो फ्रैक्चर भी जल्दी ठीक हुए। तो आप एक दूध ने औषधीय रूप में एक महत्व सिद्ध करार औषधीय रूप में काम में लिया, इनकी भी कोई योजना है या अविका नगरी में कोई काम कर रही है? जी बिल्कुल, ये आपकी बात सही है कि हमारी परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति है उसमें ये बोला जाता है कि अगर मोच लग गई हाथ पैर में या फिर हड्डी टूट गई तो भेड़ का दूध लेके आओ, भेड़ के दूध की मालिश करेंगे। लेकिन अभी ये अनुसंधान में अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है कि इसका रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे हम कार्य कर रहे हैं। हो सकता है आगामी वर्षों में इसका पता चल जाए कि ये हम इसमें क्यों इसके दूध में ऐसी क्या चीज़ है जो मोच आने पर और हड्डी टूटने पर फ़ायदा करती है। वैसे जो भेड़ के दूध में अगर हम बात करें तो एक अमल मिलता है CLA नाम का, जिसको बोलते हैं कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड। वो अमल क्या काम करता है? वो अमल वैसे बात करें तो मोटापा कम करने में सहायक है। वो उसका मधुमेह भी, हाँ जी, डायबिटीज जो है वो उसको डायबिटीज को भी कम करता है। फैट ज्यादा है फिर भी मोटापा कम करे, वाह तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं, इसमें जो वसा भी होती है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें फैट ज्यादा है तो गाढ़ा दूध हो गया। इसमें जो वसा की जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, साइज होता है, वो छोटा होता है, वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी से। इसमें ये खास बात है इसकी फैट में। तो इसमें ज़्यादा फैट होने की वजह से ये नहीं कि इसमें फैट ज़्यादा है तो शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। इसकी फैट है, लाभदायक फैट है इसमें। कमाल की बात है, कत्तो बढ़िया। देखो औषधीय दूध है, आप अगर इसको सेवन करते हैं तो मोटापा की जी समस्या से ग्रस्त है वह लोग एकदम फिट भी हो जासी, पतला भी हो जासी। और मजा की बात वो पूरा को पूरा अपन को भी को वसा को स्वाद आना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा चटोरा भी तो राजस्थानी लोग, तो वो पूरा स्वाद भी आ रही हो, गुणवत्ता भी मिल रही है, साथ साथ अपन एक दवाई को भी काम कर रही है। तो एक उतरो गाढ़ो दूध है
तो आप देखा गाढ़ा दूध से आप कुल्फी भी बना सका, आइसक्रीम भी बना सका, आप और भी देखा श्रीखंड आदि कई उत्पाद है। तो आप अगर भेड़ को दूध ले रही है, आपने 100 भेड़ है और 100 भेड़ से मान लीजिए आपने 100 किलो 50 किलो दूध हो रहे, तो आप घर नहीं इनका कौन कौन सा उत्पाद भी तैयार कर सका कि आप मूल्य संवर्धन कर सका, क्योंकि दूध की डिमांड बत्ती ज्यादा है कि नहीं है, क्योंकि इको भेड़ को दूध देने तो थोड़ो जड़बड़ा स्वाद को है, थोड़ो चरकास हुए, क्योंकि दवाएं के औषधियों को हुए, तो इनका कौन कौन सा उत्पाद घर बना बेच सका कि आप 2 रुपये बेसी मिले। जी बिल्कुल, इससे पहले हमें किसान भाइयों को ये समझाना होगा कि मूल्य संवर्धन क्या होता है। जी, मूल्य संवर्धन है, जैसे इसके नाम में है मूल्य संवर्धन, मतलब किसी चीज़ के मूल्य को बढ़ाना। तो हम दूध या मांस के मूल्य को कैसे बढ़ा सकते हैं? मैं एक सरल उदाहरण से आपको बताऊं कि हमारे पास दूध है और दूध हमारा 50 से 60 रुपये लीटर मार्केट में जा रहा है, लेकिन अगर हम उसमें एक छोटी सी टेक्निक लगा दें कोई, जैसे दूध से दही बना दें, उसमें ज़्यादा अपना खर्चा नहीं लगा, लेकिन वही दही हम आराम से 80 रुपये लीटर मार्केट में बेच लेंगे। 60 रुपये बिक्री हो, 80 बिक जाएगी, तो 20 का फायदा हो गया। 5 रुपये आपके उसमें लग गए, चलो प्रोसेसिंग में, तो 15 रुपये का आपको पर लीटर का फायदा हो गया। तो इस प्रकार से अब भेड़ के दूध की बात करें, जो उत्पाद गाय और भैंस के दूध से बनते हैं, जो मार्केट में आप सब देखते हैं, वो उत्पाद भेड़ के दूध से बन सकते हैं। हमारे संस्थान की बात करें, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उनसे हमने भेड़ के दूध से कुल्फ़ी बनाई हुई है, भेड़ के दूध से चीज़ भी बनाई हुई है, भेड़ के दूध से हम पनीर भी बनाते हैं, भेड़ के दूध से गुलाब जामुन भी बनाते हैं, भेड़ के दूध से सुगंधी दूध जिसको फ्लेवर्ड मिल्क बोलते हैं, मार्केट में पैकेज बोतल में आता है, वो भी बनाते हैं। और एक खास बात और है, जो आपने अभी वसा की बात करी, जो इसमें वसा ज़्यादा होने की वजह से इसके जो उत्पाद है ना, बड़े स्वादिष्ट बनते हैं। और कहने का मतलब फिर घी भी बनाई जा सके, दही भी बनाया जाए। आप जी बताइए कि गाय और भैंस का दूध जो जो उत्पाद बनाया जा सके है, वह आप घराने भी बना सका। अगर कोई जी मान लो मैं भेड़ पालक हूँ, मेरे एक रेवड़ है जो 100 भेड़ा को है, 200 भेड़ा को है, और मैं मेरे घर पर एक इकाई लगा वो चाहूँ जी मैं कुल्फी बनाऊँ, चाहे मैं दही बनाऊँ, चाहे भी छाछ बनाऊँ, चाहे पनीर बनाऊँ, बिको वो बना रहे मैंने बेचनू है, तो अब बिके लिए देखो पूंजी तो चाहिए, बिना पूंजी तो काम बैठे को नहीं। तो कोई इन की व्यवस्था भी है कि बिना कोई लोन मिल जाए, कोई भी मशीनी उपकरण मिल जाए, या बिना कुछ मार्केट मिल जाए सरकार के द्वारा कि बैठे वो आपका उत्पादन मिल सके और बेच सके और सही मूल्य भी को ले सके। जी बिल्कुल, ये जो भी हम व्यापार शुरू करते हैं उसमें एक पूंजी की आवश्यकता होती है। जो हमारे किसान बहन भाई दूध के क्षेत्र में अगर व्यापार करना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान में एक सेंटर है जिसको बोलते हैं ABIC, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। तो वो सेंटर से आके आप संपर्क कर सकते हैं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं कि हम अपना व्यापार इस क्षेत्र में शुरू कर सकें। वाह। अब जी बात रही आप दूध का कई उत्पाद बना सका, बिया आप बिका मांस के लिए यदि आप पालन कर रही है भी भेड़ को, तो एक बहुत बढ़िया उपाय बताई कि वो जो एक निश्चित उम्र है, भी उम्र के मैंने आप बिना आपको जो उत्पाद है आपने जो भेड़ है बिना आप बेचा, लेकिन कहीं मांस को भी प्रसंस्करण कर आप घराने कुछ बना सकेंगे भी चीज़। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि भेड़ के कटान की एक निश्चित उम्र होती है 6 से 7 महीने, तो 6 से 7 महीने में आप मार्केट में निकाल दो तो उसका मीट क्या रा फॉर्म में यूज हो जाता है। लेकिन जब हम एक भेड़ पालन करते हैं तो हमारे पास ऐसी नर भी होता है जिसका हम ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं, जो 3 से 4 साल 5 साल तक हम रखते हैं, और जो फीमेल होती है मादा, उनसे तो हम बच्चे लेते हैं, तो उनको तो हम 5, 6, 7, 8 जब तक वो बच्चे देते रखते हैं। तो उनका मीट मार्केट में उस अनुपात में नहीं बिक पाता जो 5 से 6 महीने का जानवर का मीट बिक जाता है। तो उनका मीट, इसको बोलते हैं टफ मीट। अच्छा, उसके फाइबर की साइज बड़ी हो जाती है मीट के, तो उसका टफ मीट हो जाता है, तो वो खाने के लिए उपयोग में इतना सही नहीं रहता। तो उनके मीट का प्रभावी उपयोग करके हम मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं। जैसे जी हाँ, मैं बताऊं कि एक टेक्नोलॉजी है पायस, इमल्सन आधारित उत्पाद। उसमें क्या करते हैं कि मीट को हम सबसे पहले डिबोन्ड करते हैं, मीट को हड्डी से अलग करते हैं, और हड्डी से अलग करने के बाद उस मीट का हम कीमा बनाते हैं। अच्छा, कीमा बनाने के बाद एक मशीन है, बाउल चॉपर के नाम से मशीन है, उस मशीन में सारे अवयव, जो मसाले हैं, लहसुन है, प्याज है, जो भी हमें डालने होते हैं, मीट के साथ डालने के बाद एक इमल्सन बनाते हैं। जैसे हम आटा लगाते हैं तो एक डो बन जाती है, इसी प्रकार वो डो बन जाता है, और उसके बाद हम उसको कुकिंग करते हैं। कुकिंग करने के बाद हम डिफरेंट टाइप के उत्पाद बना सकते हैं, चाहे उससे हम नगेट्स बनाएं, चाहे हम पेटीज बनाएं, चाहे हम कबाब बनाएं, चाहे हम लोफ्स बनाएं। और इसके अलावा जो बोन भी हमारे पास बच गई, मीट से हमने ये प्रोडक्ट बना लिया, बोन से भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे मीट सूप जो काफ़ी प्रचलन में है, जिसमें पाया सूप बोलते हैं। अच्छा, वो भी हम बना सकते हैं। मतलब वो मीट अलग कर आप भी को तो उत्पाद बना ही लियो, क्योंकि हड्डियां ने भी अब काम में। बिल्कुल, और जो हड्डियां सूप बनने के बाद भी 2 हड्डियां बच गई,
उसका भी हम उत्पाद बना सकते हैं। उसको हम ग्राइंड करके जो पोल्ट्री फीड है, पोल्ट्री फीड में उसको मिला सकते हैं, क्योंकि जो लेयर बर्ड्स होती हैं वो अंडे देती हैं और भी कैल्शियम हाँ, और उनमें कैल्शियम होता है, तो वो कैल्शियम उनके अंडों के लिए अच्छा, उनके अंडे का कवच अच्छा निकलता है। कई बार आपने देखा जी कोई का हाथ पग फ्रैक्चर हो जाए तो भी भेड़ का जी की हड्डियां में भी को वो सूप भी बना करे, वो के हिसाब से बने? जी बिल्कुल, ये प्रभाजी आसवन एक विधि है जो हमारे संस्थान में हम सूप भी बनाते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी में हमारे पास है। तो हम उसमें सूप बनाते हैं और सूप में भी वो रेडी टू कुक होता है, मतलब आपको उसमें कुछ नहीं मिलाना, न मसाला मिलाना, न नमक मिलाना, सिर्फ आपको लेके आना। ये सुपरमार्केट वाला सिस्टम है। अच्छा। कि आप जैसे सुपरमार्केट में गए, आपके प्रोडक्ट रखे हुए हैं, आप सिर्फ उस पर घर पे लेके आओ, उसको खोलो और सर्व कीजिए गर्म करके। अच्छा, अब बात करा तो एक मैंने जो मांस से संबंधित का उत्पाद है, दो शब्द निकला, रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक, कहीं है जी? रेडी टू ईट मतलब ऐसा सामान जो खाने के लिए आपके पास टेबल पर तैयार रखा है, आपको प्रोसेसिंग उसमें कुछ नहीं करनी, मतलब रेडी टू कुक है वो। आपको कुक का मतलब आपको उसको हल्का सा गर्म करना है। जैसे भी आप अभी सुपरमार्केट्स मॉल्स में देखते हैं कि हमारे पराठे हम घर पे बनाते हैं, लेकिन आजकल पराठे का पैकेट भी आने लग गया। सीधा पराठे लेके आओ, तवे पे गर्म करो और खा लो। सब्जी भी सीधी लेके आओ, बनी बनाई सब्जी आती है, पैकेट खोलो, गर्म करके खा लो। ऐसे ही ये हमारे उत्पाद हैं, ये उत्पाद भी डीप फ्रीजर में रहते हैं। आप इनको लेके आओ, पैकेट खोलो और घर पे हल्का गर्म करो और खा लो। ये उत्पाद प्रचलन में क्यों हैं, पहले मैं बताऊं। क्योंकि देखो, अगर ये उत्पाद चलते हैं महानगरों में मेनली, भाग दौड़ की जिंदगी, टाइम है, यस बिल्कुल, भाग दौड़ की जिंदगी है। सोसाइटी में वर्किंग कपल्स बढ़ रहे हैं, वर्किंग कपल्स बढ़ने की वजह से वो उत्पाद खाना चाहते हैं कि हमें एनिमल प्रोटीन कहाँ से मिले, एनिमल प्रोटीन की हमारी आवश्यकता पूरी हो। तो वो सुपरमार्केट तक जाएं, उन प्रोडक्ट को लें, उनको गर्म करें, खा के दोनों ऑफिस में चले जाएं। क्योंकि अगर हम रॉ मीट लेने जाएंगे तो उसको लेके आएंगे, लहसुन तैयार करेंगे, घर में प्याज तैयार करेंगे, फिर उसको चढ़ाएंगे, तो उसे 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो वो सब हमारी बचत इसमें हो जाती है उत्पादों में। अब मांस का उत्पाद है, बाकी देखा तो एक तो गुणवत्ता बरकरार रहे, एक बार सुरक्षित रहे, क्योंकि यानी की चीज़ें हैं कि मैंने कीटाणु भी पड़ जाए है, एक ऊंदरा भी कुतर जाए, बिल्लियाँ भी ले जा सका, तो भी की सुरक्षा भी रहे, गुणवत्ता भी बनी रहे। और एक देखा कि मांस संबंधी उत्पाद है कि कहने साफ सफाई भी कौन रहे, गंदगी भी आ जाए, जहाँ माँ क्या भेड़ बना रही है, तो भी की गुणवत्ता भी बरकरार रहे, भी की सुरक्षा भी रहे, और साथ ही साथ वो साफ सफाई में, क्योंकि आप कोई मांस संबंधी उत्पाद बना रही हो तो आस पड़ोस का जगह पड़ोसी है भी कि दुर्गंध से या बदबू से परेशान हो सके, तो इन को उपाय कि बस साफ सफाई भी रहे, सुरक्षित भी रहे और गुणवत्ता भी की बनी रहे। मैं पहले बात बताऊं, मांस ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कोई दुर्गंध आती है। ये दुर्गंध तभी आती है जब उसको हम हाइजीन चीज़ ना रखें। अच्छा, अगर हम दूध को भी एनवायरनमेंट में ऐसे रख देंगे एक दिन, तो उसमें से भी दुर्गंध आने लग जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मांस क्योंकि एक प्रोटीन का रिच सोर्स है, इसमें बैक्टीरिया वायरस बहुत जल्दी पनपते हैं। तो ये बैक्टीरिया वायरस पनपने की वजह से इसको क्या है, हमें एक हाइजीनिक, जिसको बोलते हैं स्वच्छ वातावरण देना जरूरी होता है। तो जैसे ही अगर हम मार्केट से मांस भी लेके आते हैं अपने घर में बनाने के लिए, तो सबसे पहले लाके हम उसको फ्रीज में रखते हैं, ताकि वो उसमें परिचितन अवस्था में रहे और उसका जो कीटाणु उसमें ना पड़े। ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट को हम डी फ्रीज में रखते हैं और डी फ्रीजर में उसकी सेल्फ लाइफ 6 महीने तक सेल्फ लाइफ होती है, मतलब 6 महीने तक वो खराब नहीं होते हैं। अच्छा, उसको हम 6 महीने तक यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे राज्य सरकार है, उसने भी, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो एक प्राधिकरण है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। उन्होंने भी ये कहा है कि जो भी खाद्य बिजनेस करना है, किसी का मांस का हो, जी दूध का हो, या कोई भी खाद्य पदार्थ का बिजनेस हो, तो वो सब बिजनेस करना है तो हमें एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। वो लाइसेंस लेने के लिए वो हमारी साइट पे आते हैं कि हम यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण करेंगे, वो साइट का मुआयना करते हैं, मुआयना करने के बाद वो हमें लाइसेंस जारी करते हैं। उसकी सरकार की कुछ निश्चित फीस होती है, वो हम दे सकते हैं उनको। और ये तो आजकल तो बहुत ईजी हो गया है, आजकल तो ऑनलाइन पोर्टल है, फोस्कोट पोर्टल, आप उस पोर्टल पे जाइए, अपनी रिक्वायरमेंट, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं खाद्य प्रकार का, उसका बिजनेस कीजिए, वो सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला जाएगा जहां डिस्ट्रिक्ट है। जी अपन लाइसेंस बनवानो है तो भी के लिए अपन कागजात कौन सा चाहिए, कहीं और कहीं व्यवस्था में चाहिए, भाई उपकरण है, मशीन है, भाई कहीं व्यवस्था। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको हाइजीन को देखते हुए, मैं मांस की और दूध के क्षेत्र की बात करूं तो एक हाइजीन चीज को देखते हुए आपका जहां पे भी आप मांस और दुग्ध उत्पाद बना रहे हैं वहाँ बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। एक पूरे दीवारों पे टाइल्स होनी चाहिए, एक वहाँ पे गर्म पानी का एक स्रोत होना चाहिए कि गीजर लगा हुआ हो, उसमें फ्लाई कैचर लगे हुए ताकि जो मक्खी मच्छर है वो फ्लाई कैचर में मर जाएं। तो वो सब चीज़ें रखने के बाद हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो हमारी मशीनें होती हैं वो होनी चाहिए फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील,
मतलब वो स्टील की मशीनें होनी चाहिए, वो भी फूड ग्रेड स्टील आता है। बस लोग की नहीं बनी भी जंग वंगर के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोहे की नहीं होनी चाहिए, एल्यूमिनियम की नहीं होनी चाहिए, फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए। जो मशीनें फिर आके वहाँ के अधिकारीगण हैं वो आके एक बार मुआयना करते हैं कि आपके पास बिल्कुल मशीनें ठीक हैं, आपका एरिया बिल्कुल ठीक है, आपका एरिया स्वच्छ एरिया है, आप इसमें प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फिर आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद वो आपका लाइसेंस जारी कर देते हैं। अच्छा, आपने देखा तो मीट का रूप में मुर्गा ने भी खूब काम में लियो जाए है, बकरा ने भी काम में लियो जाए है, लेकिन कोई मीट के लिए इन भेड़ ने ही क्यों पाला है? एक महीने का स्पेशल गुण है विशु? जी बिल्कुल, मैं बात करूं, जो मैं मुर्गे की बात करूं, मुर्गा इसलिए अधिक प्रचलन में हो गया है कि उसका मांस बहुत सस्ता है, उसका सस्ता मांस मिल जाता है। लेकिन मैं भेड़ और बकरी के दोनों की मांस की बात करूं तो भेड़ और बकरी के मांस रेड मीट कैटेगरी में आते हैं, और इनका मांस भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व भर में विख्यात है। अगर मैं अपेड़ा की बात करूं जो मांस एक्सपोर्ट करता है बाहर, तो इंडिया से भेड़ बकरी का 74 मिलियन US$ का उसका व्यापार है, साल भर में इतना मांस एक्सपोर्ट हो जाता है बाहर। और भेड़ और बकरी के मांस में जैसे मैंने बताया वसा होती है, तो इसका जो मांस का जो प्रोडक्ट बनाएंगे या मांस का भी बनाएंगे तो काफ़ी स्वादिष्ट बनते हैं, तो इसलिए पब्लिक इसको ज़्यादा पसंद करती है। अच्छा, अब कोई आपने जो मान लो मांस के लिए कोई भेड़ पालन करना है तो बिल्कुल आपने देसी नस्ल आप जहाँ चोकला देख लिया, आप सिरोही देख लिया, आपने राजस्थान में गणी है, लेकिन अविका नगर एक हमारे बहुत अच्छा कदम बढ़ाया और बहुत अच्छी अच्छी नस्लें तैयार करी है। तो कौन सी नस्ल आप मांस का अगर उत्पादन करबो चाह रही यहाँ तो कौन सी नस्ल अपन पालनी चाहिए? जी बिल्कुल, अब मैं अगर इस क्षेत्र की बात करूँ तो हमारे पास एक मालपुरा नस्ल है जो वहाँ की लोकल नस्ल है। अच्छा। वो हम मांस के लिए पाल सकते हैं। दूसरी नस्ल अभी वर्तमान में बहुत अच्छी एक नस्ल डेवलप करी है अविसान, जो एक साथ 2, 3, 4 बच्चे तक दे सकती है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको जितना भार ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब मांस ज़्यादा मिलेगा, एक ही फीमेल से आपके 3 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, तो आप उसको रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी ब्रीड है मांस अविसान है जी। बिल्कुल, अमूमन देखा तो उसकी लड़डी ब्याह तो एक ही बच्चे हो, लेकिन अविसान है जी 4-5 तक भी बच्चे। हाँ जी, 4-5 तक बिल्कुल आती है बच्चे। अच्छा, अब आप मांस के व्यापार के लिए आप मान लीजिए आप भेड़ पाल रहे हैं यहाँ, तो बिन अच्छी खुराक देसियाँ जद्दी तो अपन अच्छे मांस उत्पाद उसी, तो भेड़ा का कोई यानी कि चारा की या खुराक की भी कोई स्पेशल व्यवस्था है कि जिससे भी को मांस अच्छो बने ताकि अपन मूल्य संवर्धन का लाभ मिले? जी देखिए, जनरली क्या होता है कि जो भेड़ और या बकरी का बच्चा है वो 2.5 से 3 महीने में दूध पीना छोड़ देता है। तो मैं किसान भाइयों के लिए स्पेशल बताना चाहूँगा कि वो 2.5 से 3 महीने में दूध पीना छोड़ता है, तो आप उसकी अच्छी खिलाई पिलाई चालू कर दे तभी से ही। 2.5 महीने से अच्छी खिलाई पिलाई चालू करें और उसकी खिलाई पिलाई करें 6 महीने तक, क्योंकि ये देखो खिलाई पिलाई 70% एक किसी भी रोजगार में 70% लग जाती है उसकी खिलाई पिलाई। तो माई है। हाँ जी, तो खिलाई पिलाई आप 6 से 7 महीने करोगे तो 6 से 7 महीने पर आप उसको मार्केट में निकाल दो। जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे मुर्गी पालन का व्यवसाय है कि मुर्गी पालन में वो केवल 35-36 दिन तक रखते हैं और उसके मालिक को 28 दिन से टेंशन शुरू हो जाती है कि अगर मेरी 1 वीक में मुर्गियाँ नहीं निकली तो मैं इसे खिलाने पिलाने का खर्चा कहाँ से निकालूंगा और सही मूल्य भी कौन मिले। हाँ जी, तो वो 1 वीक के अंदर सारी अपनी मुर्गियाँ निकाल देता है। ऐसे ही भेड़ बकरी में अगर हम पालन करेंगे कि मुझे 2.5 महीने से अच्छा खिलाना है और उसको मुझे केवल 6 महीने तक ही खिलाना है, ज़्यादा नहीं खिलाना, क्योंकि 6 महीने बाद आप खिलाओगे तो उतना वेट तो उतना बढ़ेगा नहीं और खा वो ज़्यादा लेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको 6 महीने तक खिला के मार्केट में निकाल दें। आज आपने देखा डॉक्टर साहब, तो मुख्य रूप से देखो एक बेरोजगारी की समस्या तो है, क्योंकि जो अपने भारत देश के मैंने जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़वा के साथ साथ काम धंधा है जगह सीमित होता जा रही है। तो आज को जो युवा है वो ई भेड़ पालन ने, भेड़ का जो उत्पादन मांस है, दूध है, ऊन है आदि ने कहीं आपको रोजगार बना सके, एक समृद्ध जिंदगी जी सके है, अगर जी सके है तो आज का युवाओं ने आप कहीं कहना चाहो? जी बिल्कुल, मैं आज जो किसान के जो सभी युवा वर्ग है मैं उनको बताना चाहूँगा ये बहुत अच्छा व्यापार का साधन है। मैंने खुद पिछले 5 सालों में मैंने अनुभव किया है कि जो भेड़ बकरी में जितने युवा वर्ग आगे आ रहे हैं और जितना शिक्षित वर्ग आगे आ रहा है उसमें और किसी व्यापार में आगे नहीं आया है। ये भेड़ बकरी बहुत अच्छा साधन है, आप इसको 6 महीने तक रखिए। और किसान भाई अगर इससे ये प्रोडक्ट वाला बिजनेस भी शुरू करना चाहता है कि दूध से क्या प्रोडक्ट बनाने हैं, मांस से क्या प्रोडक्ट बनाने हैं, वो भी काम शुरू कर सकता है, क्योंकि किसान एक फसल पैदा करता है। बिल्कुल ठीक है, उसने गेहूं पैदा किया तो कुछ किसान गेहूं भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन कुछ किसान व्यापारिक बुद्धि के होते हैं, वो गेहूं पैदा करके उसमें आटा बना के बेचते हैं, चक्की लगा लेते हैं। बिल्कुल, तो आप ऐसा भी काम कर सकते हैं, आप एनिमल पालन कीजिए, पशुपालन कीजिए। पशुपालन के साथ साथ आप उसका दूध के और मांस का अगर उत्पाद बनाना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब देखा तो अमूमन पशुपालन करे का साथ साथ में कृषि भी करे तो बा आप अगर भेड़ को रेवड़ राख से तो अपन एक उचित मात्रा कमाई बहुत बढ़िया खाद भी मिलसी।
आपा देखा जका चरावे जका चरवाहा है जका खेत के मायने आपका रेवड़ ने बैठा हुए बठा कई जकी फसल देखा और बाकी का खेत की देखा तो भी उपज ही बहुत शानदार है। एक जैविक कृषि ने करने भी बढ़ावा मिले। तो आज का युवा यदि चाहे ठान लेवे तो निश्चित रूप से एक वो बहुत शानदार जानदार रोजगार वह सके और खुद जे मोदी जी क्या करें ने ये रोजगार लेबाड़ा क्यों रोजगार देबाड़ा बनो तो आप रोजगार दे भी सका, नए नए उत्पाद भी सु बना सका, एक समृद्ध जिंदगी आप जे सका और संस्कृति को उसको आदान प्रदान है भी कमाए भेड़ पालन को बड़ो महत्व हो रही है। आपने पहली अकाल पड़ जातो राजस्थान में तो पशुओं का जो समूह है भी ने गोड़ बोलिया करता, गोड़ ले लोग मालवा जाता। पंजाब का नहीं जो आपनो अरावली पर्वत है एक साथ साथ गोवाड़िया बढ़ता गया और आज देखा तो हिमाचल का गढ़वाल है, कुमायूं है, कश्मीर है। अपना पशुपालन बटे पूछा राजस्थानी संस्कृति लेगा, राजस्थानी भाषा लेगा। आज भी आप राजस्थानी भाषा की जो बोलिया में पढ़ा तो मैं गढ़वाली, कुमायूनी, बा बकरवाड़ी बा भाषा पढ़ा। तो पशुपालन एक बहुत अच्छी व्यवसाय है। एक मैंने कदे भी आज अगर आप स्थिति देखा भाई आज का टावर तो और आ गई नहीं बड़ा सी, आज की स्थिति के मायने भारत के मायने भेड़ा का दुग्ध की और मांस की कहीं स्थिति है। जी देखिए, मैं अगर दुग्ध की बात करूं तो दुग्ध की तो भेड़ों में क्या है, दूध कम प्राप्त होता है। अगर मेमने पीने के बाद, भेड़ों का मेमना जो बच्चा होता है वो दूध पीने के बाद एक भेड़ से हम 500 से 600 ml मिल्क ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर भेड़े ज़्यादा मात्रा में 100 भेड़े हैं, 200 भेड़े हैं तो उनसे आप अधिक और भी घनी बात ना करता, लेकिन समय की मर्यादा में माफी जावा। और भाई बहना आही आज आपने कार्यक्रम भेड़ारी बात जी का मैंने आप खासा महत्व जानकारी मिली। अब चावल आपसे इजाजत। राम राम सा। राम राम सा।